नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन और उम्दा होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास पेडागोजी। दोस्तों, ये पहली ऐसी क्लास होगी जिसमें मैंने पेडागोजी के अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारी क्वेश्चनों को समाहित किया हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा है ना। देखते हैं क्या कहता है आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि डिसलेक्सिया जो है ये अधिगम विकार से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, इसके बाद जो है पेडागोजी के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो आप घबराइए नहीं। आइए देखते हैं इसको, जो है पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं, इसके बाद में पेडागोजी वाले क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिएगा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो ये एक क्या है, पठन संबंधी विकार है, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को याद रखना है कि जो डिसलेक्सिया होता है ये पढ़ने संबंधी विकार होता है, जब बालक किसी चीज़ को पढ़ने में गलतियाँ करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के साथ, तीसरा कहता है विशेष विद्यालय में, चौथा है विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षक के द्वारा। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं बता दूं कि जो विशेष आवश्यकता वाले हैं, जैसे कोई विकलांग बच्चा है, ठीक है ना, तो ऐसे बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा में रुचि पैदा करने के लिए, शिक्षा में उनको आगे लाने के लिए क्या करना होगा कि विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर चौथा जो हमारा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हमारा फोर्थ चला जाएगा, ठीक है ना। तो विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है आकलन से। ये क्या है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हर बार पेपर में आते ही आते हैं, इसलिए इनको अपन छोड़ नहीं सकते, है ना। किसी भी हाल में ऐसे क्वेश्चनों को आप नहीं छोड़ सकते, और मैं एकदम चुनिंदा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ, ठीक है ना। तो देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो देखिएगा, यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो आकलन है उसको यदि सफल बनाना है, उपयोगी बनाना है, रोचक बनाना है, तो उसके लिए एक शिक्षक को किस प्रकार सचेत होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला क्या कहता है, अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि अलग अलग विद्यार्थियों में आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यदि तुलना करेंगे तो किसी बालक पे हीन भावना आएगी, इसलिए आपको किसी भी बालक से एक दूसरे से कंपैरिजन करना ही नहीं है, ठीक है ना। सेकंड क्या कहता है कि विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, ये भी एक गलत है, नेगेटिव है ये, है ना। किसी भी बालक को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, यानी एक शिक्षक होने के नाते आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बालक सभी प्रकार से आपके लिए समान है, ठीक है ना। तो किसी भी विद्यार्थी को बुद्धिमान या किसी को कमज़ोर नहीं बोलना है, इसलिए यहाँ पे ये भी हमारा जो है आंसर सही नहीं होगा। तीसरा कहता है कि शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ये मुझे जो है परफेक्ट लग रहा है कि क्या होगा कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करना, है ना, कि किस प्रकार से वो सीख रहे हैं, और विविध तरीकों का प्रयोग करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने आप को लचीला रखना है ना, बालक को किसी प्रकार से किसी भी तरह से ना तो तुलना करना है, ना तो किसी को बुद्धिमान बोलना है, ना किसी बच्चे को कमज़ोर, है ना। हर बच्चा जो है इम्पोर्टेंट है एक शिक्षक के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो है सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो लग रहा है वो थर्ड है, इसलिए हम यहाँ पे थर्ड के साथ चले जाएंगे, और यहाँ पे हमारा राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार जो है प्रतिभाशाली बालक से पूछता है ना। तो यहाँ पे क्या बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं करता है।
तो यहाँ पे पहला क्या कहता है कि सृजनात्मक विचार। सृजनात्मक विचार का मतलब होता है एक समस्या को कई तरीके से सुलझाना, तो ये तो प्रतिभाशाली बालक होने का संकेत है। दूसरों के साथ झगड़ा करना, यहीं पे जो है बात सही हो जाएगी कि दूसरों के साथ झगड़ा करना ये प्रतिभाशाली बालकों की जो है विशेषता नहीं होती, इसलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना। अभिव्यक्ति में नवीनता, बिल्कुल कोई भी बात करते हैं उनके जो है प्रतिभाशाली बालक होगा वो हर बात को बड़ी तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से जो है प्रस्तुत करता है। जिज्ञासा, प्रतिभाशाली बालकों में जिज्ञासा होती है, सीखने की जिज्ञासा होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है दूसरों के साथ झगड़ा करना ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे सेकंड के साथ चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ विकसित करते हैं, इसका श्रेय जाता है। तो इसका श्रेय किसे जाता है, तो इसका श्रेय जाता है, किसको जाता है, इसका श्रेय जाता है पियाजे को। ठीक है ना। जीन पियाजे जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है ना। तो इन्होंने ही कहा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ स्वयं विकसित करते हैं। ठीक है ना। इसलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे फर्स्ट चला जाएगा। ठीक है ना। ये एकदम ध्यान रखना है, ये कई बार लाइनें पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि मानसी अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह क्या दर्शाता है ना। यानी कोई एक मानसी नाम की लड़की है, वो घर में ज़्यादा बात नहीं करती, एकदम शांत रहती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह क्या दर्शाता है। यह क्या दर्शाता है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, क्या ये हो जाएगा। सेकेंड कहता है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तीसरा है मानसी को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या चौथा, उसके विचारों को विद्यालयों में मान्यता दी जाती है। यहीं पे हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा कि उसके विचारों को, जहाँ पे भाई हम हैं, यदि हम लोगों की जहाँ पे बात को महत्व दिया जाएगा वहीं हम अपनी बात रखेंगे। ठीक है ना। वैसे ही बालक होता है, बालक की बात को जहाँ पे भी महत्व दिया जा रहा होगा वहीं पे वो अपनी बात को बढ़िया तरीके से प्रदर्शित करता है। तो यानी उसका मतलब क्या है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता दी जाती है, इसलिए वह जो है विद्यालय में अधिक रुचि रखती है बात करने में। ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या चला जाएगा, फोर्थ के साथ चला जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल बालक, यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपको प्रत्येक बालक की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना है कि कौन सा बालक किस स्तर का है और वो किस प्रकार से सीख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है, तो कौन सा ये उद्देश्य को पूर्ति करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर चला जाएगा, यदि बालक की क्षमताओं को समझना है, बालक के व्यवहार को समझना है, तो सबसे बढ़िया जो विषय होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान है जो अपन लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या चला जाएगा, फोर्थ के साथ चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या कहता है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है। पहला कहता है कि शिक्षार्थियों को स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। सेकंड कहता है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। और फोर्थ कहता है कि विद्यार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो बिल्कुल अभिप्रेरणा का मतलब है यदि बालक सीख रहा है और उसकी हम प्रशंसा करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो इसका तो नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके सीखने पर, पॉजिटिव ही पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा कि बालक जो है सीखने के प्रति रुचि का विकास होगा, यानी वह सीखने के लिए और उत्सुक होगा। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर फोर्थ चला जाएगा। ठीक है ना। भाई आप ही बताइए कि यदि बालक को सीखना है और सीख रहा है तो यदि हम उसको प्रेरित करें सीखने के प्रति, और तो वो तो स्वाभाविक है कि और बढ़िया रुचि रखेगा सीखने में। ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा फोर्थ चला जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, सीखना समृद्ध हो सकता है। कैसे हो सकता है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान प्रस्तुत करें और परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाए। एक चीज़ और बता दूं मैं, यदि
जो अब अपन NCERT देखते हैं उसमें क्या कहा गया है कि जो भी चीज़ें हैं वो कुछ भी यदि हम सिखा रहे हैं बालक को तो उसके अपने वास्तविक दुनिया से जोड़ें, है ना, उसके घर से, परिवार से, वातावरण से, जो चीज़ें वो जानता है, पूर्व ज्ञान जो उसके पास पहले से है, ठीक है ना, तो उसी के अनुसार अपन को कक्षा में जो है वातावरण बनाना है। इसलिए सीखना बालक अच्छे से तभी सीख पाएगा जब उसकी वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सा और ध्यान रखना है कि जो सेकेंड वाला क्या कह रहा है कि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण प्रयोग सामग्री का प्रयोग किया जाए। ये देखिए करते हैं ज़रूरत के हिसाब से, ऐसा नहीं कि अधिक से अधिक, यहाँ पे ये नेगेटिव बना देता है, ठीक है ना। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान प्रस्तुत नहीं करने से होता कुछ, है ना। ऐसे में क्या होगा, टीचर क्लास में आएगा, उन्होंने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया और निकल गया, इससे सीखना समृद्ध नहीं हो सकता। और परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षाओं पर केवल ध्यान देंगे तो बालक की जो रुचियां हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं, उनको हम नहीं पहचान पाएंगे। और सीखना एक स्थायी प्रक्रिया है ना। जब तक बालक तरीके से नहीं सीखेगा तब तक हम नहीं कह सकते कि बालक सीख चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसकी वास्तविक दुनिया से उदाहरण यदि कक्षा में लाते हैं तो बालक उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा फर्स्ट चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। अब देखिएगा, सीखने से इतने क्वेश्चन सीटेट पूछता है कि अब वो क्या है कि एक चैप्टर ही है अधिगम चैप्टर से 100% है कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल देखते जाइएगा और क्वेश्चनों के लेवल से आप देख पाएंगे कि जो एकदम परीक्षा वाले लेवल वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखते जाना है, किसी भी प्रश्न को कमज़ोर नहीं समझना है। निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है। अब एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर नहीं का ध्यान आपको जरूर रखना है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो क्या कहना, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। बिल्कुल ये तो गलत बात है ना। केवल क्या शैक्षिक स्थान ऐसे हैं जहाँ पे हम सीख सकते हैं, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, इसको हम नहीं ले सकते। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही बात है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्य उन्मुख होता है, बिल्कुल सीखने का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, ठीक है ना। आप भी सीख रहे हैं, आपका भी एक लक्ष्य होता है। अधिगम भी सीखने की से संबंधित प्रक्रिया है। तो देखिएगा ये भी सही है, लेकिन फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो ये नेगेटिव है कि सीखना केवल एकमात्र संस्थान है, गलत बात है, ठीक है ना। बालक कहीं भी सीख सकता है, वो काफ़ी अनुभव अपने घर से भी लेकर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल हम जो है किसी संस्थान में जाकर ही सीख सकते हैं, स्वयं से भी सीख सकते हैं, आसपास से भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा फर्स्ट चला जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को के साथ क्या करना चाहिए। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को निचले स्तर के कार्य की छूट मिलनी चाहिए, क्या ये होगा। दूसरा कहता है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। तीसरा कहता है कि के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य CD उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और चौथा कहता है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो देखिएगा 5वीं कक्षा का यदि कोई भी दृष्टिबाधित बच्चा है, यानी उसको दिखाई नहीं देता है, तो उस बालक के साथ क्या करेंगे, कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे और जहाँ तक हो तो श्रव्य CD उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वो सुनकर चीज़ों को सीख सके, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा थर्ड चला जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जिसमें एक शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण माननी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है एक शिक्षक की कि एक शिक्षक के पास धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, है ना। वो किसी भी चीज़ में उत्सुकता नहीं, केवल धैर्यपूर्वक, है ना, बालक को समझने की कोशिश करें और उनको उनकी क्षमता के अनुसार क्या कैसा हो सकता है उनके लिए वो करने की कोशिश करें। इसलिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो सेकंड के साथ चला जाएगा,
ठीक है ना। धैर्य और दृढ़ता ये एक शिक्षक के गुण होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक तार्किक रूप से यानी वस्तुओं को देखकर, घटनाओं को देखकर तर्क वितर्क करता है। तो वह कौन सी अवस्था है? ये जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें उन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। उन्हीं 4 अवस्थाओं में से क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान से बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मूर्त वस्तुओं को देखकर जब तार्किक चिंतन बालक करता है तो वो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना। अमूर्त जो है, अमूर्त चिंतन जब अमूर्त चिंतन की बात आती है तो वहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, यहाँ पे ये वाली ध्यान रखना है। लेकिन जब मूर्त देखकर, चीज़ों को देखकर, घटनाओं को देखकर, वस्तुओं को देखकर जब बालक चिंतन करता है तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर 4th के साथ चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या कहता है कि सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे सीटेट में, है ना, तो ध्यान से देखते जाना। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो यहाँ पे किसने बढ़ावा दिया है? तो गेस्टाल्टवाद सिद्धांतकारियों ने जो है सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा 1st के साथ चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? ये वही मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 4 अवस्थाओं का जो है वर्णन किया है और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ये हमारे जीन पियाजे महोदय हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने ही 4 विशिष्ट अवस्थाओं का वर्णन किया है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा 4th के साथ चला जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है कि निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? अब सक्रिय सदस्य का मतलब होता है स्थायी सदस्य, है ना। स्थायी, बाल्यावस्था में बालक अस्थायी मित्र बनाता है जो कुछ ही दिनों बाद छोड़ देता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए, लेकिन जो किशोर अवस्था होती है इसमें बालक एक स्थायी जो है अपने मित्र बनाता है जो उसका जीवन भर साथ देते हैं। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा किशोरावस्था हो जाएगा, यानी 1st ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान रखना है, ये कई बार सीटेट में पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश की भूमिका निभानी चाहिए। तो यहाँ पे माता पिता को जो है यदि बालक सीख रहा है तो माता पिता को अग्रोन्मुखी जो है अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए, यानी है बालक की जो भी इच्छा है उसके अनुरूप माता पिता को चलना चाहिए और उसके अनुरूप बालक को काम करने देना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर 2nd हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो स्वाभाविक है कि जब विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है तो स्वाभाविक है कि निरंतर सिद्धांत है ना, नहीं निरंतर चलता होगा। तो विकास जो है कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा निरंतरता का सिद्धांत, है ना। विकास क्या होता है? हमेशा चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विकास जो है चलता रहता है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा 2nd हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वह कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे बालक के संज्ञानात्मक विकास को जो है अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वो होता है विद्यालय और कक्षा का वातावरण। यहाँ पे हम बालक के संज्ञानात्मक विकास की पहचान कर सकते हैं। ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे 2nd चला जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है बताना है, यहाँ पे नेगेटिव पूछा है ना। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि कौन सा बुद्धिमान बच्चे, बुद्धिमान देखिए यहीं पे पूछ सकता है प्रतिभाशाली, वो बुद्धिमान प्रतिभाशाली एक ही है। सीटेट कन्फ्यूज करने के लिए कोई भी शब्द डाल सकता है ना।
तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना। बुद्धिमान यानी प्रतिभाशाली बालक की बात हो रही है, तो कौन सा नहीं है? पहला है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। दूसरा, वह जो प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। वह जो केवल अमूर्त रूप से सोचता है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है। तो देखिएगा, एक चीज़ और बता दूं, जहाँ पे केवल शब्द लगा हो वो तो नेगेटिव हो जाएगा। केवल अमूर्त रूप से सोचना ये प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। केवल वह अमूर्त नहीं सोचता, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नहीं पूछा था, इसलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। और देखिएगा, मैं धीरे धीरे हर क्लास जो है लेके आ रहा हूँ। थोड़ी सा टाइम लग रहा है अभी, लेकिन आपको कन्फर्म है कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग सीटेट में देखेंगे। जब आप पेपर में वहाँ पे बैठेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार अब सीटेट जो है समझ आधारित क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो थोड़ी सा आप लोग समझें। और पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत जल्द ही बिल्कुल लाने वाला हूँ मैं, आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। पेडागोजी का डर पूरी तरीके से मैं ख़त्म करने वाला हूँ, है ना। 1 से 2 दिन में पेडागोजी की क्लासें आने लगेंगी। तो आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।